हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज की हम वीडियो में जो डीएनए रेप्लिकेशन हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो उसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड है उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। Whenever we start with the DNA replication, it is very important to have insights to these experimental viewpoints, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आई। अब डीएनए रेप्लिकेशन तो हमें पता ही है क्या है। हमें पता है कि हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और पेरेंटल स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास आगे दो डॉटर स्ट्रैंड्स बनते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो पैसेज होती है डीएनए की वो चलती रहती है थ्रू द डीएनए रेप्लिकेशन। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन की करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, राइट। सो फर्स्ट इज द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, शुरुआत कैसे हुई थी। तो सबसे पहले जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो सारा हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां पे इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है उसका जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि सेमी कंजर्वेटिव के अलावा भी whenever we talk about DNA replication we do talk about dispersive model, right, and we do talk about conservative model, right. So whenever we talk about the DNA replication we have all three things which are associated, all these three models. We have semi conservative nature, we have dispersive model and we have conservative model. अब इन दोनों के आने का क्या यहाँ पे मकसद हुआ, तो सबसे पहले समझते हैं कि तीनों मॉडल्स है क्या, कैसे डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव मॉडल्स आए। ठीक है, अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है कि सपोज आपके पास डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, तो इसमें से एक स्ट्रैंड हम ए मार्क कर लेते हैं और दूसरा स्ट्रैंड हम बी मार्क करते हैं। तो जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन होगी, हमें पता है कि दो डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड्स बनाऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो कंजर्व्ड रह गया, बी आ गया और ए आ गया। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है, in the daughter strand which is formed from the DNA replication through semi-conservative model, one of the strand is conserved as it comes from the parent and the other strand is newly synthesized। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है वो कहाँ से आया है, वो पेरेंट से आया है, और जो रेड वाला स्ट्रैंड है वो न्यू बना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेमी कंजर्वेटिव। अब अगर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल अप्लाई करना है तो क्या होगा कि ये जो दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, इन दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा। अगर अलग अलग होंगे तभी हमारा जो न्यू रेड वाला स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो सकेगा, राइट। तो ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ने बोला। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो कौन सा हो सकता है, डीनेचुरेशन, कि यहाँ पे डीनेचुरेशन होनी चाहिए। अगर डीनेचुरेशन होगी तभी जाके हमारे दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो पाएंगे और तभी जाके जो हमारा न्यू डीएनए स्ट्रैंड है वो बन सकेगा। ठीक है, सो फर्स्ट मॉडल वाज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब क्या हुआ कि उस टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉटसन एंड क्रिक जो डीनेचुरेशन वाला हमारा सिस्टम था, जो डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस था, उस टाइम पे इसका जो कॉन्सेप्ट था वो अनक्लियर था। तो इसकी वजह से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को पूरी तरह से जब एक्सेप्ट नहीं किया गया था और इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव के साथ साथ हमारे पास डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव मॉडल भी आया। ठीक है, अब डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है कि सेम वे मेरे पास यहाँ पे एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेम वे दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, अब अगर मैं कंजर्वेटिव की बात करूं तो कंजर्वेटिव में हमारे पास क्या होगा, दिस इज द थिंग इन केस ऑफ कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जो आपके दोनों डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, दोनों डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, उनमें से जो आपका पेरेंट स्ट्रैंड है वो तो अलग रह रहा है और जो डॉटर स्ट्रैंड है वो नया बन रहा है। अब ये कैसे हुआ, तो कंजर्वेटिव मॉडल में उन्होंने ऐसे बोला कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सेमी कंजर्वेटिव में हम क्या बोल रहे थे कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग होना पड़ा, उसके बाद इसके ऊपर नया आया और इसके ऊपर नया आया। लेकिन अब क्योंकि कंजर्वेटिव
मॉडल को हमने ये सोच के बनाना था कि वहां पे डीनेचुरेशन नहीं होगी। तो इसमें उन्होंने बोला कि देयर इज सर्टेन ओपनिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स। जैसे ही थोड़ी सी ओपनिंग हुई, फिर डीएनए रेप्लिकेशन में डॉटर स्ट्रैंड इधर बन गई, डॉटर स्ट्रैंड इधर बन गई, और बनने के बाद ये दोनों क्लोज हो गई और डॉटर स्ट्रैंड इधर आ गई। तो इसका मतलब इसके दो पॉस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट थे। जो पहला पॉस्टुलेट था वो क्या बोला? पहला पॉस्टुलेट हमारा ये बोला कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स थे, स्ट्रैंड्स सेपरेटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन but remain attached but get winded again after replication। तो क्या हुआ यहाँ पे? सिंपली पहले थोड़े से स्ट्रैंड ओपन हुए, उस बीच में डीएनए के स्ट्रैंड्स अगले जो डॉटर स्ट्रैंड से बन गए, फिर वो दोनों वापस क्लोज हो गए और जो डॉटर स्ट्रैंड्स बने थे वो निकल के अलग हो गए। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा मॉडल है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स थे वो दोनों कंजर्व हो रहे हैं, एक ही जगह पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में से सिर्फ एक एक स्ट्रैंड एक एक डॉटर सेल को आगे जा रहा था। ठीक है, अब डिस्पर्सिव मॉडल हमारा क्या बोलता है? सो डिस्पर्सिव मॉडल बोलता है कि इसके अंदर डॉटर स्ट्रैंड भी होगा और इसके अंदर थोड़े थोड़े इंटरसेक्ट्स डॉटर के भी होंगे, थोड़े थोड़े पेरेंट्स के भी होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, कि बीच बीच में डॉटर के भी पड़े होंगे और प्रॉपर हमें पेरेंटल और डॉटर का नहीं पता लगता। इट कंटेन्स इंटरमिक्सिंग, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास तीन मॉडल्स आए, सेमी कंजर्वेटिव आया, डिस्पर्सिव आया और हमारे पास तीसरा आया कंजर्वेटिव। अब उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के अभी तो हमारे पास तीन मॉडल्स हैं, लेकिन आगे जाके अब हम जब बात करते हैं तो हम इसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी लिखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। तो हुआ क्या, 1958 की हम बात करते हैं। 1958 में हमारे पास दो साइंटिस्ट, मिसेल्सन, द नेम वाज मैथ्यू Michelson, and the other one was Stahl. The other one was Franklin Stahl. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? इन दोनों ने बोला कि हम डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव कर सकते हैं, that we can prove the DNA replication by means of डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, कि हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको प्रूव कर सकते हैं। सो व्हाट वाज अंडर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और उन्होंने कैसे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कौन से नेचर की होती है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। ठीक है, तो हुआ क्या? अब हमारे पास सबसे पहले समझने की जरूरत है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। तो क्या होता है, एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया था। तो इसमें क्या है कि जो सीजियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि हैवियर डेंसिटी वाले नीचे होंगे और ऊपर ऊपर जाते जो डेंसिटी होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे कोई न्यू मॉलिक्यूल डालोगे, वो अपने वेट के अकॉर्डिंग जहां कहीं पे भी उसको सेट लगेगा, जहां कहीं पे जो उसका वेट है वो साथ वाले मॉलिक्यूल के वेट से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वहां पे वो सेटल हो जाएगा और वहां पे हमें प्रॉपरली बैंड मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने N15 का इसमें मॉलिक्यूल डाला और N14 के दोनों मॉलिक्यूल्स डाले, तो मुझे पता है कि ऊपर वाली साइड पे इस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या हो रही? कम हो रही है। तो नीचे वाली साइड पे इस मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है रिस्पेक्टेड टू द सीजियम क्लोराइड, उसकी भी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और ये नीचे सेटल आ जाएगा और हमारे पास जो बैंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही जो N14 है, सीजियम क्लोराइड की ऊपर डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, तो ये ऊपर जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और इसका बैंड फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे हमारे पास होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इन्होंने किया क्या, मिसेल्सन एंड स्टॉहल ने क्या किया कि पहले जो इनके पास मीडिया था,
पहले इन्होंने क्या किया, अपने डीएनए को ग्रो करवाया इन N15 मीडियम, पहले अपने डीएनए को ग्रो करवाया इन N15 मीडियम, ठीक है। उसके बाद क्या किया, N15 के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया अंडर N14, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी आएगी फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे जो हमारे बैंड्स बनेंगे, अगर हम सेमी कंजर्वेटिव को अप्लाई करें तो एक यहाँ पे आना चाहिए 15 वाला पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या आना चाहिए 14 वाला, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी सेकेंड जनरेशन को ऑब्जर्व करूं, सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या हो रहा था, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 14 14 15 14 then 15 then 14 then 14। तो देखो अब यहाँ पे पहले तो सभी को जब भी ऐसा कुछ करना है तो हमें पता है कि 1 से 2 बनते हैं, तो पहले आप 15 वाला अलग कर दो, 14 वाला अलग कर दो। 15 के साथ कौन आएगा 14, 14 के साथ कौन आएगा 14, ठीक है। फिर 15 के साथ कौन आएगा यहाँ पे, 15 के साथ यहाँ पे आएगा 14, 14 एंड 15, और एक हमारा 14 रह जाएगा। अब क्योंकि आप N14 मीडियम में कर रहे हो तो यहाँ पे तो 14 ही इनकॉर्पोरेट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे की, कि यहाँ पे जब उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की तो उन्होंने देखा जो बैंड आ रहा था वो कहाँ पे आ रहा था, सेंटर में आ रहा था। मतलब यहाँ पे N14 और N15 है, और जब एंड पे देखा तो यहाँ पे बैंड कहाँ पे आ रहा था, एक सेंटर में आ रहा था और एक नीचे आ रहा था। मतलब यहाँ पे N14 और N15 और यहाँ पे N15 प्रेजेंट है। अब ये मैंने सारा क्या बोला, कैसे हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो इससे प्रूव हुई। तो हुआ क्या, उन्होंने एक बैसिलस सबटाइलिस जो हमारा बैक्टीरिया है उसको लिया और उसके स्पोर्स जर्मिनेट कर रहे थे, उसको एक ग्रोथ मीडियम में रखा, और ये जो ग्रोथ मीडियम था उसके अंदर हमें पता है कि नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो वहां पे जो हमारा ग्रोथ मीडियम में NH4Cl सप्लाई किया गया, इसमें से जो नाइट्रोजन था वो कौन सा था, N15 वाला प्रोवाइड किया गया। तो पहले हमने N15 का किया। अब आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन है वहां पे तो वो पिरिमिडीन और प्यूरीन्स बेस पेयर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो N15 आपने डाला था वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो अगर N15 डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा और आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो आपके पास बैंड आ जाएगा कि 15 वाला जो वेट का है वो नीचे सेटल हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया, पहली जनरेशन में जो आपका बैक्टीरिया था उसको ग्रो करवाया N15 के मीडियम पे। तो उसके बाद फिर उसने फर्स्ट जनरेशन में क्या किया, N15 की जगह पे मीडियम को रिप्लेस कर दिया विद N14 मीडियम। अब क्या हुआ, तो अब अगर यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ना होता तो बैंड्स यहाँ पे अलग आते। सेमी कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला बैंड पैटर्न बनना चाहिए था और यही हमारे पास बना। ये तो हमें नहीं पता था यहाँ पे क्या हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास प्रूफ था, इससे हमने प्रूफ किया कि ये हमारा कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव में फॉल कर रहा है। फिर उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन ऑब्जर्व की, फिर हमारे पास रिजल्ट कौन से आए, N14 का एक बैंड बन रहा, 14-15 का दूसरा बन रहा है। तो इसका मतलब, और ये रिजल्ट्स ने हमें ये प्रूव कर दिया था कि ये जो हमारा नेचर है डीएनए का रेप्लिकेशन का, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्योंकि देखो अगर कंजर्वेटिव होता तो कंजर्वेटिव के केस में क्या होता, कंजर्वेटिव के केस में 15-15 अलग आ जाता और 14-14 न्यू बन जाता। तो हमेशा जो आपके बैंड्स थे वो कहाँ पे आते, एक ऊपर आता यहाँ पे और एक नीचे आता। लेकिन यहाँ पे जो बैंड है कहाँ पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। इट मीन्स देयर इज एन हाइब्रिड। हाइब्रिड है तो आप बोल सकते हो डिस्पर्सिव वाला मोड हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक और बैंड आ रहा है N14 का, जिसने डिस्पर्सिव मॉडल को भी क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। सो एट द एंड यू हैव द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। सो दिस वाज एक्सपेरिमेंट
which was performed by Stahel and Michelson in cesium chloride density centrifugation with NH14 chloride media and NH15 chloride media to prove that DNA replication is semi-conservative in nature. अब इसके बाद हम देखेंगे how to prove that, what experiment was done to prove that DNA replication is semi-discontinuous in nature and that it is bidirectional or unidirectional. So now we will be proving the next feature of the DNA replication, that DNA replication is unidirectional in nature or it is bidirectional in nature. अब हमने ये जो चीज प्रूव की थी बाइडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल को कैसे डिस्टिंग्विश करना है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बैसिलस में. जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था सेमी कंजर्वेटिव, दैट वाज परफॉर्म्ड इन इकोलाई नॉट बैक्टीरिया, but the DNA replication of unidirectional and bidirectional model, it was performed in case of Bacillus subtilis, which is your gram positive bacteria. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये किया गया जर्मिनेटिंग स्पोर्स के टाइम. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे पास सबसे पहले जब हमारा वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आया तो सभी ने ये बिलीव किया कि जो हमारा बैक्टीरिया का डीएनए है दैट इज लीनियर इन नेचर. ठीक है, लीनियर और डबल स्टैंडर्ड नेचर का है. लेकिन जैसे ही जॉन कैविन्स ने 1963 में बैक्टीरिया के डीएनए की ऑटो रेडियोग्राफी की. ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, पहले हम डीएनए को ग्रो करवाते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में और उसके बाद उसी रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे हम उसकी इमेजेस को ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू स्टडी करते हैं. तो जब इसकी इमेज को स्टडी किया गया तो उसने देखा कि उस इमेज में कुछ थीटा जैसा जो सिंबल है, कुछ ऐसा हमारे पास इमेज आ रही है. तो यहाँ से उसने बोला कि जो डीएनए एप्लीकेशन है वो पता नहीं लग रही कैसी है, यूनी है कि बाय है. क्यों? क्योंकि देखो ये यूनी भी हो सकती है, हो सकता है कि इसका ये पॉइंट हो डायरेक्शन का, ठीक है, और यहाँ से खुली हो सकता है कि इधर से भी खुल रही हो और इधर से भी खुल रही हो और ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो. तो इस मॉडल से सिंगल इस इमेज से ये प्रूव कर पाना कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है या फिर बाय डायरेक्शनल है, दैट वाज नॉट पॉसिबल. तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, एलिजाबेथ आर गैरीवेग आए इन 1963 में, जिन्होंने हमें इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली प्रूव करके दिखाया कि बैक्टीरिया में जो थीटा वाली रेप्लिकेशन हो रही है दैट इज योर बाई डायरेक्शनल इन नेचर. अब इसको कैसे किया गया, सेम वे सबसे पहले बैसिलस सबटाइलिस को लिया गया और इसको ग्रो करवाया गया थायमिडीन मीडिया में. ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिविटी में इसको ग्रो करवाया गया तो उसके बाद हमने इसकी इमेजेस को लेने का पूरा सोचा कि हमारे पास कैसी इमेज आनी चाहिए. तो उसके बाद हमने बोला कि अगर तो इसकी इमेज कुछ ऐसी आती है कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो आपको सिर्फ एक साइड पे ऑब्जर्व हो, लाइक दिस. ठीक है, और दूसरा इसकी इमेज कुछ ऐसे भी आ सकती है. अगर आप इसी मॉडल में देखें तो या तो ऐसे, ठीक है, या फिर अकेला ऐसे. ठीक है, तो इससे हमें कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि अगर आप ऑटो रेडियोग्राफी के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर दोनों साइड पे रेडियो एक्टिविटी आ रही है मतलब रेप्लिकेशन इधर को भी हो रही है और इधर को भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं रेडियो एक्टिव वाले. तो इसका मतलब दोनों साइड पे रेप्लिकेशन हो रही है, तो ये हमारा अंडर द कैटेगरी ऑफ बाय डायरेक्शनल आ गया. और अगर रेप्लिकेशन सिंगल एक ही साइड से हो, जैसे कि अगर ये हम बात करें तो अगर ओरिजिन सिर्फ ये था और यहाँ से वो ओपन हुई है तो सिर्फ यहीं पे रेडियो एक्टिविटी आएगी, एक ही साइड पे आएगी, दोनों साइड पे नहीं आएगी. तो इसीलिए अब एंड पे जो हमें ऑटो रेडियोग्राफ पे मिला इमेज वो कुछ ऐसा था कि दोनों साइड पे ऑफ द स्ट्रैंड ऑटो रेडियो एक्टिविटी थी, जिससे हमें प्रूव हुआ था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है आपकी दैट इज बाय डायरेक्शनल. अगर थीटा रेप्लिकेशन की बात करें बैक्टीरिया में दैट इज बाय डायरेक्शनल इन नेचर. ठीक है, सो यहाँ से हमें पता लगा था कि बाय डायरेक्शनल किस में बताना है, थीटा रेप्लिकेशन का जो सारा प्रोसेस था. अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थी हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की दैट वाज बाय ओकाजाकी. तो ओकाजाकी ने क्या बोला, ओकाजाकी को पहले बहुत कंफ्यूजन थी कि डीएनए रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस है या फिर सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस है. ही वाज नॉट एबल टू मेक इट. ठीक है, तो उसने हमारे पास दो मॉडल्स दे दिए,
एक तो उसने दे दिया कॉन्टिन्यूस का मॉडल और दूसरा उसने दे दिया डिसकॉन्टिन्यूस का मॉडल। अब कॉन्टिन्यूस का मॉडल क्या बोलता है और डिसकॉन्टिन्यूस का क्या बोलता है? कॉन्टिन्यूस का तो ये बोलता है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, चाहे वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की बात करें या 3 प्राइम से 5 प्राइम की बात करें, दोनों पे जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो भी होगा हमारा, वो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस नेचर में ही होता है और उसके बाद इन दोनों को लाइगेज सील कर देता है। तो पहले तो उसने कॉन्टिन्यूस के लिए ये वाला बोला, क्योंकि वो श्योर नहीं था तो उसने सेमी डिसकॉन्टिन्यूस वाला भी रखा। सेमी डिसकॉन्टिन्यूस ने क्या बोला कि जो डिसकॉन्टिन्यूस है वो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड वहीं पे होती है, जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर कौन सी होती है? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसके बारे में दुविधा क्यों आई थी? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या कर सकता है? न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस का जो मॉडल का इंफॉर्मेशन था, जो भी क्वेश्चन था वो उठा था। तो इसके साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है डीएनए रेप्लिकेशन की, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर विच वाज डन इन केस ऑफ इकोलाई। ठीक है, क्योंकि उसका जनरेशन टाइम भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, 20 मिनट्स होता है, तो रेपिटेटिवली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इजी था। सेकंड हमने देखा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बाद कि डिसकॉन्टिन्यूस जो हमारा ओकाजाकी ने दिया, इसका स्टडी किया, और उसके पहले हमने अनदर वन एक्सपेरिमेंट बाय जॉन की हुई है जिसने बाई डायरेक्शनल जो हमारी रेप्लिकेशन है उसको बताया। तो इन केस ऑफ अगर हम बैक्टीरिया में थीटा रेप्लिकेशन देखें और यूक्रियोट्स में देखें, इन दोनों में बाई डायरेक्शनल होती है। बाकी प्रोक्रियोट्स में हमारे पास यूनिडायरेक्शनल मॉडल भी देखने को मिलता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो विद दिस यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड ऑल द बेसिस दैट व्हाई दीज 3 features are the important features of DNA replication. Thank you everyone. For more videos like this, do subscribe to Biology Tutorials. Thank you.